जा करो और सुनो, चैनल ने सब्सक्राइब क्यों ना कर दे भाई, 5 सेकंड दूं, सब्सक्राइब करो। एक कर दिया, अरे बहुत बढ़िया था, थारा वे में थी। हाँ तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं हमारा जो इसके अंदर आर्टिकल लगी व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है वो सीखेंगे हम। देखो अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल के अंदर से जा रहे थे तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो 1 डिग्री से एंगल से डेविएट हो गए थे, कुछ 90 डिग्री के हिसाब से चले गए थे, कुछ वापस आ गए थे। 10 लाख में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस अपना वही पाथ रिट्रेस किया। तो जहाँ तक वो पहुँचा है, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के नज़दीक ये वाली जो दूरी होगी इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट का मतलब है कि बिल्कुल न्यूक्लियस को के बिल्कुल पास पहुंच गया हो, तो न्यूक्लियस से उस दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो हमने ये R0 से दिखाई हुई है। ये था हमारा डायग्राम था ये। उसके बाद इसके अंदर हमने इसके बारे में बताया कि भाई कैसे वो उसकी हुई है और ये उसका एक्सप्रेशन है। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो बात मैंने यहाँ बताई वही हमने यहाँ पे लिख रखी है कि यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन भी रहते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो ये पॉजिटिव वाला जब इधर दौड़ता हुआ आ रहा था तो इसके बिल्कुल सामने ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपल्सिव फोर्स से इसको रिपेल करने शुरू हो गया और इसकी स्पीड कम होती चली गई। जैसे मान लो यहाँ 60 की स्पीड से जा रहा था, फिर यहाँ पे 40 होगी, यहाँ पे 20 होगी और यहाँ पे जाके 10 होगी, यहाँ पे बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, यानी कि अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इसने वापस अपना रास्ता ले लिया फिर, यानी कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट लार्ज डिस्टेंस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर होगी। ये बात देखो हमने क्या लिख रखा है, जो हमें समझ आई वही ये सारी बात है। व्हेन पार्टिकल इज मूविंग डायरेक्टली टुवर्ड द न्यूक्लियस, देन एज इट अप्रोच द न्यूक्लियस इट एक्सपीरियंसेस द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों महसूस करते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, एंड गेट्स स्लो डाउन। ठीक है, in this process its kinetic energy is converted into potential energy at a distance r0 from the nucleus. Alpha particle comes to rest and starts retracing its path, और अपना रास्ता जो है वो वापस ले लेता है। This distance is called distance of closest approach। अब इसका थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। मैथमेटिकल पार्ट के अंदर सभी को बताया काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये होता है और पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है, लेकिन हमने अगर 11वीं क्लास में पढ़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh भी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे K Q1 ये यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी इसको U नाम का अक्षर लिखते हैं, Q/R, ये फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे। अब देखो भाई, K तो गुलाम कांस्टेंट हो गया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2e, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम की न्यूक्लियस होती है 2He4, तो इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, यानी कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 ही है, तो 2 × E, यानी कि प्रोटॉन पे भी चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है, इनटू Ze। Z का मतलब है यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये किसकी न्यूक्लियस है, उसमें कितने उसके एटॉमिक नंबर हैं, वो वाली चीज़ लिखी जाएगी Z × E अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी, R0। ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की ये फार्मूला लिखेंगे। आगे तो बहुत ही आसान हो गया है, ये दोनों साइड को बराबर करो, इसको हमने रीअरेंज कर दिया है, 2K ZE और E मिल के क्या बन गया, E²/R0। हमने R0 निकालना था, तो R0 को मैं इधर लेके आ गया, 2 से इसकी गुणा होगी तो mv² नीचे आ गया है। उसके बाद हम निकाल रहे हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए सारे मान रखेंगे, देखो 4 हो गया, K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, Z गोल्ड के लिए होता है 79, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19, इसका भी स्क्वायर कर दिया, बटे
मास, ये मास किसका लेंगे? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का जो मास, अल्फा पार्टिकल के अंदर वो मास होता है इतना 6.65 गुणा 10 की शक्ति -27 kg। और रदरफोर्ड ने जो इनकी जो वेलोसिटी यूज़ थी वो थी 2 गुणा 10 की शक्ति 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि लाइट से थोड़ा सा पीछे। लाइट होती है 3 गुणा 10 की शक्ति 8, लाइट वाले से थोड़ी सी डाउन थी, और उसको काटा पिट्टी करने के बाद हमारा R0 का मान इतना आ जाता है। तो ये था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आर्टिकल। इसके अंदर ये वाली डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाना। आगे देखेंगे इसके अंदर इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर नहीं कर रखा था, तो ये स्क्वायर होता है। और अब इसको सोल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले सारे 10 को बाहर निकाल लिया करो, और जैसे 10 लिख के ऐसे यहाँ से पहले इनको उठा लिया करो। 10 की शक्ति 9 ये होगी, और माइनस की 38 ये होगी, ये नीचे 27 जाके ऊपर होगी तो प्लस की 27 ये होगी, और 14 ये हो जाएंगी तो माइनस की 14 ये होगी। तो ऐसे पहले सभी 10 का हिसाब लगा लेंगे, तो सारे 10 जब गायब हो जाएंगे यहाँ से, तो ये हमारा सवाल बहुत ही आसान बन जाएगा। ये देखो सारा अब छोटा हो गया, अब सीधी देसी गुणा भाग होगी। अब देखते हैं इसके ऑर्डर में आती कि नहीं है। ये जमा के हो गए भाई 27 और 9 36, 36 तो हो गए जमा के, और 38 और भाई 52 हो गए घटा के। तो 52 में से 36 घटाएंगे, तो 52 में से जब 36 जाएंगे तो 12 में 6 गए 6 और 16, ठीक है। तो माइनस की 16 आ गई ना, उसके बाद 10 लोग आगे पीछे सरकाते हैं तो ये ऑर्डर आ जाता है हमारा। तो ऐसे इनको सोल्व कर लेना, और इनको भी कर लेना। 4.9 है, और ये नियरली 5 में आ जाएगा। इसी तरह ये लगभग 7 के बराबर आ जाएगा। काटा पिट्टी करोगे आराम से इतना आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सामने जो सेंट्रल लाइन है, इससे ऊपर ये है वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो सेंट्रल लाइन से वेलोसिटी वेक्टर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इसका मान जितना बड़ा होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स कम होगा। देखो ये इसका मान इतना था तो ये ऐसे मुड़ा है, उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो गया ये, तो थोड़ा कम एंगल पर मुड़ा है, और बड़ा हो जाएगा तो वो उसको बिल्कुल सीधा चला जाएगा, रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर ये डिसाइड करवाता है कि ये कितने एंगल पे जाएगा। अगर बी का मान कम होगा तो वो ज़्यादा एंगल से मुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात लिख रखे, देखो इम्पैक्ट पैरामीटर इज़ डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। ये है सेंट्रल लाइन हमारी, ये सेंट्रल लाइन है न्यूक्लियस की। When alpha particle is far away from the nucleus, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल और सेंट्रल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम बी नाम के अक्षर से डिनोट करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही जो हमने डिस्कस कर चुके हैं। देखो इफ़ आई का मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बड़ा होगा यानी कि बी का मान ज़्यादा होगा, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स कम होगा। द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक एंड अल्फा पार्टिकल डेविएट थ्रू स्मॉल एंगल, और वो छोटे एंगल से मुड़ जाएगा, ठीक है। जैसे वाइस वर्सा का मतलब अगर ये छोटा होगा तो वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगेगा। फॉर हेड ऑन कॉलिजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक नंबर पे जाता है। हेड ऑन कॉलिजन का मतलब होता है जो आमने सामने की टक्कर। आमने सामने की टक्कर में क्या होगा? देखो ये पहले इतना एंगल था, उसके बाद हम और नीचे ये एंगल हुआ, उसके बाद जब आमने सामने टक्कर होगी तो ये वाली चीज़ घूम के वापस हो जाती है, और इधर थी पहले और ये ऐसे घूम के अब वापस इधर आ गई, तो एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। तो हेड ऑन कॉलिजन जब होती है तो वहाँ पे हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो 0 हो जाएगा, एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज़ 180 डिग्री, दैट इज अल्फा पार्टिकल रिबाउंड्स बैक अलोंग इट्स इनिशियल डायरेक्शन, इंसिडेंट डायरेक्शन। जो इंसिडेंट डायरेक्शन था उसके वो रिबाउंड करके वापस चला जाएगा। तो ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है, B इज इक्वल टू K, वही 9 गुणा 10 की शक्ति 2। देखो दो चीज़ गायब हो गई है। जो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो मैंने फार्मूला लिखा था वो था R0 इज इक्वल टू K
इंटू यहाँ पे कितना था 4 ZE² अपॉन MV²। यही था कि नहीं था? अच्छा अब देखो मैं मान लूँ पूरे 2 करूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि जो थर्ड होती है ऊपर जाती है। इसी बात को मैं हाफ MV² इसको बराबर काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ। ये फार्मूला लिखने की दूसरी स्टाइल है। अब देखो दोनों फार्मूलों में क्या अंतर है। दोनों फार्मूलों अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से समझाऊँ तो इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे काइनेटिक एनर्जी लगा लो। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी काइनेटिक। एक तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 नहीं है देखो, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ गई है, क्योंकि सारा एंगल का खेल है, तो यहाँ पे आ गया cot θ/2, ठीक है। और जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो ये 0 क्यों होता है? 0 आप समझ जाओ, यहाँ पे कोट 180 होगा, 180/2, कोट 90 आ गया। और कोट 90 का मान, कोट होता है कोस 90/sin 90, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये एक नंबर में इम्पोर्टेंट चीज़ है 0। हेड ऑन कोलिजन के ऊपर आमने सामने की जब टक्कर होगी तो बी का मान कितना होगा? 0, और एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये समझ में आ गया होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर एग्जाम में आया हुआ है, आता रहता है हर साल, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना। ये वाली जो डिस्टेंस है वो इम्पैक्ट पैरामीटर है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं।